चलिए, कल बच्चों मैंने आपको कौन कौन सी एग्जांपल दी थी? 19 और हो गई थी। कोई पंगा शंगा है तो बता दो। सब क्लियर है? झूठ बोली जा रहे हो, झूठ बोली जा रहे हो। है सरप्लस इन्वेंट्री कहाँ लिखा हुआ है? 19 में। ये वाली। अच्छा देखो, सीधी सी बात है, मतलब ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। जो आई कैप चवल मार रहा है ना, ऐसा होता नहीं है। लेकिन आई कैप टेस्ट ही ये चीज करता है कि जो रूटीन से हट गए हो। मतलब कंप्यूटर के रिकॉर्ड में चीजें ज्यादा होंगी, फिजिकली चीजें कम होंगी। ये बात समझ आती है। क्या ऐसा 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 हो सकता है कि कंप्यूटर के रिकॉर्ड में चीजें कम हो और फिजिकली चीजें ज्यादा पड़ी हो? मतलब चोर उल्टी हरकतें करना शुरू कर रहे हैं। पहले माल उठा के जाते थे, अब वो छोड़ के जा रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब कंप्यूटर कह रहा है कि 100 चीजें पड़ी हैं और फिजिकली गोदाम में गए तो कितनी पड़ी हैं? 120। ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आईकैप कहता है कि यार अगर मैं ऐसे कर दूं तो तुम लोग क्या करोगे? तो इस तरह की चीजें वो टेस्ट कर रहा है, जो कि कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन आईकैप आईकैप ने तो टेस्ट करना है, वो जो मर्जी टेस्ट करे। तो वो उसने फिर ये भी जो है चीज डाल दी है कि फिजिकली कितने यूनिट पड़े हुए थे? 4820। लेकिन आपने जो कंप्यूटर के हिसाब से यूनिट निकाले वो कितने हैं? 4800। फिजिकल यूनिट ज्यादा पड़े हुए हैं। हमें यह था कि हम फिजिकली कैलकुलेशन करेंगे, कंप्यूटर के साथ मैच करेंगे तो शॉर्टेज निकलेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सरप्लस निकल रहा है। तो सरप्लस इन्वेंट्री निकल रही है तो इसका मतलब आपकी इन्वेंट्री में इजाफा हो रहा है। अच्छा, ये वो इन्वेंट्री जिसका किसी को पैसे भी नहीं देने, क्योंकि तो चोर रख के गया। ये कौन रख के गया? तो वो पैसे थोड़ी लेके जाएगा। तो बच्चों चूंकि ये पैसे देने नहीं है किसी को, तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे हम एंट्री क्या पास करेंगे? इन्वेंट्री डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट, क्योंकि इसके किसी को पैसे नहीं देने। अगर पैसे देने होते तो क्या करते? क्रेडिट क्या करते? अदर इनकम दो फिट मुझ तेरे थे। अगर पैसे देने होते तो क्या करते? क्रेडिटर को क्रेडिट करते। अगर पैसे दे चुके होते तो क्या करते? कैश को क्रेडिट करते। ना तो किसी को पैसे देने हैं ना दिए हैं। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को पैसे नहीं दे रहे हैं लेकिन फायदा तो होता नजर आ रहा है ना। वो बोलो तो सही। वो अल्लाह की जमीन में से आपको 20 यूनिट मिल गए इन्वेंट्री के, तो क्या करेंगे? किसी को पैसे देने हैं इसके? मस्जिद में जाके ऐलान करवाएं? नहीं। वो क्या है? इनकम। तो इन्वेंट्री डेबिट और इनकम क्रेडिट। रेट वही लगा लेंगे जो पीछे पड़ा हुआ आपके पास। फाइफो में क्या है? हाँ तो ठीक है ना, और आपके पास ऑप्शन कोई नहीं। एंट्री नहीं पास की तो आप कर लें, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हैं? आप कर लें, 30 कर लें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये इन हुए हैं ना? ये इन हुए क्या आउट हुए हैं? तो हम नॉर्मल, मतलब भाई फाइफो में उन्होंने ये एजम्पशन ली हुई है कि फर्स्ट रेट वाले इन हुए होंगे, मतलब लेटेस्ट इन नहीं हुए। इन्हें चोर को नहीं पता, लेकिन हमने रिकॉर्डिंग करनी। हम एक असूल बना लेंगे तो फिर क्या करेंगे? उसी असूल को फॉलो करेंगे, चाहे आप लॉजिकल लगे चाहे ना लगे। नहीं बात लगी? मतलब पुराने वक्तों में असूल है जब मगरब तो बाद कारोबार नहीं निकलना, वो आज भी है। आधे से ज्यादा दुनिया आज मगरब के वक्त उठती है। अब उन्हें सारी रात जागना है। ओना वैसे तैयार नहीं है, जब जेल है। अब असूल बन गया। अब वो चाहे मॉडर्न जमाने में अप्लाई नहीं होता ना हो, असूल तो असूल है। मेरी बात सुन लेंगे, ठीक है ना? असूल है। अब लॉजिकल लगे या ना लगे आपको, वो दूसरी बात है। लेकिन एक दफा असूल बना दिया, बस बना दिया। हजम शुद्ध। बस। और जी?
क्या वजह है कि जुम्मे वाले दिन जुमा पढ़ते हैं? वजह है? नहीं पता नहीं, लेकिन पढ़ते हैं। कोई कह सकता है यार एक दिन में एडवांस पढ़ ला, मैं जरा जुमे रात में जुमे वाले दिन में सफर चुमाऊंगा तो मैं जुमे रात में जुमा पढ़ ला, होता है? नहीं होता। वो बात सुनिए ना, कुछ चीजें कुछ खास टाइम के लिए फिक्स है। तो अगर आप फाइफो प्रिंसिपल बना रहे हैं, ये एक असूल है, फाइफो है, तो फिर उस असूल को फॉलो किया जाए। तो ये चूंकि इन हुआ है, तो किस रेट पे इन हुआ होगा? जो रेट फर्स्ट लाइन पे मौजूद है। और वो कौन सा मौजूद है? आप 13 पे लिख लें, कोई कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन आपको नीचे नोट लिखना पड़ेगा, इट इज अज्यूम दैट दैट दीज 20 यूनिट्स वर फाउंड वर अज्यूम टू बी एट द रेट ऑफ 13। इस तरह से लिखे 13 पे कर लो, कोई मसला नहीं। हजम शुद्ध। क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया था, इसमें कोई पंगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया था। अच्छा जी बच्चों, एक सवाल और है जिसमें आई कैप ने सेल टैक्स को टेस्ट किया है। अभी तक हमने जितने भी सवाल देखे तो उसमें सेल टैक्स नहीं था। अभी सवाल में आई कैप ने सेल टैक्स डाल दिया। मैंने आपको बताया बच्चों, सेल टैक्स वो टैक्स होता है जो बाद में आपको मिल जाना होता है। सेल टैक्स वो टैक्स है जो बाद में वापस मिल जाएगा। तो असल में तो फिर वो खर्चा नहीं है। अब बोलो तो सही, असल में वो खर्चा, तो अगर वो खर्चा नहीं है तो फिर वो इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं होना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट में क्या कहा जाता है? इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें जाती हैं? इनकम जाती है और एक्सपेंस जाता है। तो अगर सेल टैक्स ना इनकम है ना एक्सपेंस है, तो क्या ये इनकम स्टेटमेंट में जानी चाहिए? नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ना तो इनकम है ना ये एक्सपेंस। बात में लगी। लोगों से सेल टैक्स लिया, आप अपने पास रख सकते हैं? नहीं। ये किसकी किसकी इनकम है? गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को जमा करा दो। आपके पल्ले क्या है? आप इस सेल टैक्स को इनकम कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्या इसको एक्सपेंस कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लोगों से माल पकड़ के आपने गवर्नमेंट को दिया, अपना थोड़ी दिया। हजम शुद्ध। अच्छा जी, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है जी? 745। किस रेट पे है? कॉस्ट पे है, ये तो होनी चाहिए। परचेज कितनी की है? 11,000। ये वैल्यू है, क्या ये कॉस्ट है? नहीं। क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर सेल टैक्स शामिल है। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कल को वापस मिल जाएगा। ये कल को वापस मिल जाएगा। अब मेरा फिर सवाल ये है बच्चों, ध्यान से मुझे जवाब देना। फर्ज करो मैंने एक पेन बाय किया। क्या बाय किया? पेन बाय किया 4,000 रुपए का। ओके। उसके ऊपर उस बंदे ने कहा था भाईजान सेल टैक्स भी पे करना है आपने। क्या पे करना है? सेल टैक्स। मैंने कहा ठीक है, कितना परसेंट है? उसने कहा सर 17% है। कितने परसेंट है? 17%। कितना बनता है जी? 680। तो मैंने फिर कितना पे करना है? 4680 मैंने पे करना है। क्या ये बात समझ लगी? नहीं समझ लगी। अब बच्चों अगर मुझे फर्क ऊपर वाली फिगर नहीं पता, नीचे वाली फिगर भी नहीं पता, लेकिन जो मैंने पेमेंट की है वो पता है। पेमेंट कितनी की है? 4680। और मुझे पता लगा कि मैंने सेल टैक्स भी 17% पे किया है। तो क्या अब 17% मैं इसका ले लूं? ये वही मार्जिन वाला कंसेप्ट, कि जेरी वैल्यू लभी ओनू मल्टीप्लाई नहीं कर देना। असूल याद रखना है। क्या 17% इस पे लगा था? इस पे नहीं लगा। 17% किसी और वैल्यू पे लगा। और अगर वो वैल्यू नहीं पता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको पकड़ के यहां पे मल्टीप्लाई कर। नहीं समझ आ रही बात? तो ठीक है ना। अगर वैल्यू नहीं पता तो वो वैल्यू निकालो ना। ये थोड़ी है कि जो लबी उन्हों। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है। तो आई कैप ने ये हरकत की है कि आई कैप ने आपको ये वैल्यू दे दी है और नीचे बता दिया रेट क्या है। तो आपने कहा लबी हो, ये वैल्यू फाड़ के मल्टीप्लाई कर, ये कर देंगे। ये नहीं, असूल नहीं चेंज करेंगे। असूल यही है, जिस चीज पे 17% लगा था वो चीज ढूंढो। इसके साथ क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब है इसका? इसमें शामिल है। इस 4,680 के अंदर सेल टैक्स शामिल है कि नहीं शामिल? तो क्या इसका 17% लेना? इसका नहीं लेना। इसमें शामिल तो है, लेकिन इसका 17% नहीं है।
क्या दोनों बातों में फर्क समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? तो क्लियर सबको? अब क्या करें फिर? उसने ये वैल्यू दिया ही क्या आपने? कितनी? 2340000। इसका 17% लेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो तरीका वारदात बताएं क्या करें। आपको कॉमन सेंस यूज करनी है। जिसका 17% लिया गया है वो खुद क्या है? वो खुद 100% है। और उसमें शामिल क्या किया गया है? तो जो वैल्यू आपके सामने दी गई है वो फिर कितने परसेंट है? 117% है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये जो वैल्यू दी गई है 117% है, इसको क्या करें? इसको 117 पे डिवाइड कर दें। क्यों डिवाइड कर दें? उससे 1% बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1%। अब उस 1% को क्या करें? जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर सेल टैक्स चाहिए तो 17 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कॉस्ट चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आपकी मर्जी है, लेकिन 1% आपको बनाना पड़ेगा। हजम शुद्ध करो जी जरा मुझे। सेल टैक्स निकाल के प्योर जो कॉस्ट है वो फिगर बताओ कितनी है? 20 लाख आपकी कॉस्ट बनती है। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? तो बच्चों ये कंसेप्ट आई का आपने टेस्ट किया है इस सवाल कि अगर आई का सवाल में सेल टैक्स दे दे तो क्या करना है? ये जो 3,40,000 आपने पे किया है, क्या ये वापस मिल जाएगा? पे किया ना आपने, तो ये वापस मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? जब आप चीजें बेचोगे तो आपको भी तो सेल टैक्स मिलेगा। देखो आपने चीजें खरीदी है ना, आपने चीजें, आप जाते हो दुकान पे, जाते हो पेप्सी परचेज करते हो या कोक परचेज करते हो या नेक्स्ट कोला परचेज करते हो, कोई भी बोतल परचेज करते हो, तो क्या आप सेल टैक्स पे करते हो कि नहीं करते? करते हो। तो सेल टैक्स किसको पे करते हो? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को तो नहीं दिया, किसको दिया? दुकानदार को। और दुकानदार क्या करता होगा? अपनी जेब में डाल लेता होगा। वो क्या एफबीआर के दफ्तर जाता होगा? नहीं। इनमें से किसी से भी पूछ लो, जितने भी दुकानदार हैं, किसी को पता भी नहीं होगा एफबीआर के दफ्तर कितने हैं। तो ये वो टैक्स अपनी जेब में डाल लेते हैं। कुछ ना कुछ तो ये करते हैं। क्या गवर्नमेंट ने खुली छुट्टी दी हुई है कि सेल टैक्स मेरे नाम से ले जाओ तो खाई जाओ? जब उस दुकानदार ने चीजें खरीदी थी तो उसने पे किया था। अब वो आपसे ले रहा है तो वो नेट ऑफ हो रहा है। नहीं समझ आ रही? तो आप किससे सेल टैक्स लेते हो? अब आपने पे किया ना, तो आप किससे सेल टैक्स ले रहे हो? दुकानदार से। तो आप किससे ले रहे हो? हाँ जी, आप किसी से नहीं ले सकते। क्यों? अगर आप बेचते तो आपको मिल जाता। तुझे तो पी गए। तो अल्टीमेटली सेल टैक्स वो बियर करता है जो चीजों को कंज्यूम कर लेता है। जो चीजों को क्या कर लेता है? कंज्यूम कर लेता है। अगर आपने आगे बेची होती तो अब अगले बंदे से क्या करते? सेल टैक्स ले लेते जो आपने पे किया, तो आपको सेल टैक्स रिफंड हो जाता। ये बंदा जो चीजें ले रहा है, क्या खाने के लिए ले रहा है? बेचने के लिए ले रहा है, तो ये बंदा पैसे पूरे कर लेगा जो इसने पे किए। कैसे? बेच के। हजम शुद्ध। अच्छा जी। अब इसने यूनिट बेचे कितने? 12,000। किस वैल्यू पे? 48 लाख पे, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। इस पे सेल टैक्स शामिल करना है, लेकिन हमारी बला पे हम शामिल करें या ना करें, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में ना तो सेल टैक्स आपने लिया है वो जाना है, ना जो दिया है वो जाना है। क्यों? जो लिया है वो आपकी इनकम नहीं है, और जो दिया है वो आपका एक्सपेंस नहीं है। तो अगर उसमें सेल टैक्स, सेल्स की वैल्यू में वो कहता है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, तो हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या इसमें सेल टैक्स शामिल करना शुरू हो जाए? 48 लाख में सेल टैक्स शामिल कर दें? नहीं करें। इससे पहले जितने सवाल किए उनमें कहीं पे भी सेल टैक्स डिस्कस हुआ है? नहीं। तो इसका मतलब है सेल टैक्स टॉपिक का हिस्सा था नहीं। सेल टैक्स टॉपिक का हिस्सा था ही नहीं, पहले दिन से ही नहीं था। तो अगर अब आई कैप जानबूझ के उसको टॉपिक का हिस्सा बना दे तो क्या करें? असूल चेंज नहीं होगा। असूल क्या है? कि सेल टैक्स नहीं होना चाहिए, तो जहां पे है वहां से निकाल दे। समझ लगी बात है? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको?
हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू ओटिस प्रीमिसेस आर 20 पर यूनिट। क्या बच्चों ये कैरेज इनवर्ड की बात हो रही है? अब देखना पड़ेगा सिस्टम कौन सा है, परपेचुअल है या पीरियोडिक है, पढ़ना पड़ेगा कहीं पे। ठीक है जी। हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओटिस प्रीमिसेस आर 20 पर यूनिट। वो कहता है वो सप्लायर ने माल पकड़ा दिया, अब मुल्तान से लाहौर लेके आ रहे हैं, मुल्तान से, तो उसके ऊपर खर्चा हो रहा है कितना, 20 रुपए पर यूनिट। तो जितना माल लेके आएंगे उतना खर्चा होगा। कितना माल उठाया आपने, तो इसके ऊपर खर्चा होगा कि नहीं होगा? इस 4,000 के ऊपर होगा। क्यों? ये पड़े हुए हैं, ये जब लिए होंगे तब पे किया होगा, अब दोबारा शामिल है नहीं कर। मतलब इस 745 में हैंडलिंग कॉस्ट ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि ये पिछले महीने लिए होंगे। ठीक हो गया, तो उसमें हमने हैंडलिंग कॉस्ट ऑलरेडी क्या कर दी होगी, शामिल कर दी। ये हमने इस महीने लिए हैं, इसमें शामिल करनी पड़ेगी। हजम शुद्ध। पॉइंट नंबर 3, यूनिट्स परचेज आर पॉलिश्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 10 पर यूनिट प्रायर टू ट्रांसफरिंग टू द वेयर हाउस। कहता गोदाम में माल रखने से पहले हमने पॉलिश करवाई थी। क्या करवाई थी? पॉलिश करवाई थी गोदाम में माल रखने से पहले। तो जो चीज गोदाम तक पहुंचने से पहले जो खर्चा करेंगे वो सारा उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल करेंगे। तो बच्चों ये वाला भी शामिल होगा। हजमन शुद्धमन। पॉइंट नंबर 4, यूनिट्स आर स्टोर्ड इन ए वेयरहाउस व्हिच इज एक्वायर्ड एट ए मंथली रेंट ऑफ 3,80,000। हाँ जी, इसका कुछ करेंगे। ये कहाँ ऐड होगा, कौन से एक्सपेंस में? हाँ जी, ये बच्चों इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा, ये एडमिन एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस में डाल दें। क्यों इन्वेंट्री कॉस्ट में शामिल क्यों नहीं होगा? इन्वेंट्री के ऊपर लग रहा है, शामिल नहीं होगा, क्यों? हाँ? नहीं, इन्वेंट्री के ऊपर लग रहा है ना, गोदाम का रेंट दे रहे हो तो वहां पे इन्वेंट्री रख रहे हो कि फर्नीचर रख रहे हो? मतलब उस तक पहुंचने से पहले जो स्टोरेज कॉस्ट आता है वो उसमें ऐड होता है, उसके बाद जो आता है वो ऐड नहीं होता। हाँ जी बच्चों, ये देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, ये कौन है भाईजान, कौन है, ये क्या करता होगा? ये ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चरर है? बहुत सारे कंसेप्ट आपको पहली लाइन में उस कंपनी के लफ्ज से पता चल जाएंगे कि ये बंदा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। ये कौन है, क्या करता होगा? बना बनाया माल लेता है, आगे बेच देता है, बीच में अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करता। हाँ जी भाईजान, कितों आ रहे हो? हाँ, खाना खान गए जी, कितों? 12 बजे? ना नाश्ता ते ना लंच, ये केड़ा खाना सी है? क्लास पहली कितने बजे होती है? आज पहली क्लास कितने बजे हुई, ये याद नहीं? तेरी 10 बजे स्टार्ट होती है, तो नाश्ता तो 11:30 करेंगे, 10 बजे की सी? नहीं, 9:30। उस वजह नाश्ता क्यों नहीं किया? शहजादा लगा तू, कैरियर बढ़ता तो बढ़ जाए, रोटी नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो नींद पूरी करनी है। राती लेट क्यों सोना है, तो फर्ज है, तो स्टडी तो बढ़ गई। ਹੁਣ ਸੇਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਸੌਣਾ स्टडी वास्ते, तो सुबह स्टडी वाड़ के बहना। मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है, करना की है, केड़ी शायद इंपॉर्टेंट है केड़ी नहीं है। याद रखो, सीए में नाश्ता नहीं है, सीए में नाश्ता नहीं है। हाँ, सहरी करो, 100 बिस्मिल्लाह, फजरे लुट के करो। मौत तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ 4 ਵਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ।
फजर भी गई, नाश्ता भी गया, ते को कैरियर भी गया। मतलब ओरिएंटेशन ही सीधी कोई नहीं है। ये अजकल दी मखलूक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਨ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ? चेक करो, zombies। यही हालात है फिर सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा जी, 350 यूनिट्स फॉर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द मंथ। हाँ जी, इसका क्या करेंगे? ड्राइंग्स है। ओके। ड्यूरिंग द मंथ एंड फिजिकल इन्वेंटरी वेरिफिकेशन इट वाज ऑब्जर्व दैट 20 यूनिट्स वर फाउंड शॉर्ट। क्या इसका मतलब यह है कि वो छोटे हो गए हैं? क्या कहना चाह रहा है वो? चोरी हो। ठीक है जी। 150 यूनिट्स वर डैमेज। ओके। ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड आर सेलेबल एट 40% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस आफ्टर इनकरिंग एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 15 पर यूनिट। क्या बच्चों आप मुझे एनआरवी बता सकते हो? एनआरवी बताओ, जल्दी करो। सवाल पढ़े, एनआरवी निकालें, स्पीडा मारे, स्पीडा। कैसे एनआरवी निकलेगी बताया जरा। एनआरवी निकालने के लिए पहले आपके पास सेल प्राइस होनी चाहिए। सेल प्राइस कैसे निकलेगी? सवाल में तो उसने नहीं दी। बच्चों ये टोटल वैल्यू दी है और ये यूनिट दिए हैं। 48 लाख को 12,000 पे डिवाइड करेंगे, पर यूनिट सेल प्राइस आ रहेगी। कितनी आ रहेगी? 400। ये पर यूनिट सेल प्राइस। ओके। उसने कहा जी इस 400 रुपए का आपको 40% मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 160 मिलेगा। फिर वो कहता है 160 रुपये सीधा आपकी जेब में नहीं आना, 15 रुपए की कटौती और होनी है। तो आपकी जेब में कितने पैसे आने हैं? 145 आने। तो ये आपकी एनआरवी है। क्या ये पॉइंट सबको समझ आ गया? तो नहीं समझ आया? शॉर्टेज या डैमेज अप टू 200 यूनिट इन ए मंथ आर ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। ये है कंपनी कराची में। ये कंपनी कहां पे है? वो कहता है देखो जी चोरी भी नॉर्मल है, चोरी भी नॉर्मल है हमारे लिए। देखो ना उसने क्या कहा है, 200 यूनिट। तो ये कितने हुए हैं? तो ये नॉर्मल है। 20 चोरी हुए हैं और 150 डैमेज हुए हैं। उसने कहा 200 तक कुछ भी होता है ना, चाहे सारे के सारे चोरी क्यों ना हो जाए, वो नॉर्मल है। 200 तक सारे के सारे डैमेज भी हो रहे हैं, तो वो भी क्या है? नॉर्मल है। हाँ अगर 250 हो जाते तो फिर क्या करते? कितने? 50 को, क्योंकि पहले वाले 200 क्या है? वो नॉर्मल है। ऊपर वाले 50 हमने कभी सोचे नहीं थे, वो नॉर्मल है। हजम होगी बात है। OT uses periodic inventory method and cost is determined using weighted average cost method। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अब सवाल देखें, क्या उसने कहा है परचेज अकाउंट बनाना है? क्या उसने कहा है इन्वेंट्री अकाउंट बनाना है? क्या उसने कहा है कैरेज इनवर्ड अकाउंट बनाना है? क्या उसने कहा है क्लोजिंग स्टॉक बनाओ? क्या उसने कहा है कि जनाब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का अकाउंट बनाओ? कुछ भी नहीं मांगा उसने। उसने क्या मांगा है? तो अब सारा डाटा हम ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से ही इकट्ठा करें। जब अकाउंट बनानी नहीं है, एंट्रियां पास करनी नहीं है, क्या स्टॉक लेजर कार्ड बनाना है? नहीं। तो जो कुछ बनाते थे वो सारा डिलीट मार दें। तो रिक्वायरमेंट पे फोकस करेंगे क्या करना है बस। वैसे स्टॉक कार्ड क्यों नहीं बनाना? पीरियोडिक है इसलिए नहीं बनाना। समझ आ गई बात? अब बचो, इसका मतलब ये हुआ हमें सबसे पहले अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले क्या चीज चाहिए? सेल्स। सेल्स उसने दी हुई है। सेल्स कितनी है? 12,000। तो 12,000 की टोटल वैल्यू कितनी है? 48 लाख। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। ये तो क्वेश्चन में आपने तो कुछ नहीं किया। क्या ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है? यस गिवन है। क्या परचेजेस क्वेश्चन में गिवन है? गिवन तो है, लेकिन वैल्यू गलत थी। हम उस वैल्यू को ठीक करेंगे। याद है 20 लाख कहां से आया?
फिर उसके बाद हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, वो इन्वेंट्री में ऐड होगा। कैरेज इनवर्ड याद करो, परचेज में ऐड करते हैं, ये कैरेज इनवर्ड की जगह ऐड हो रहा है। और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग भी ऐड होगा। हमने पढ़ा कभी नहीं आज तक, लेकिन कंसेप्ट है हमारे अंदर क्या, कि भाई जब इन्वेंट्री को गोदाम तक लेके आएंगे उस पर जो भी खर्चा हुआ है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, मुल्तान से लाहौर माल आ रहा है, बीच में ड्राइवर को भूख लग गई, बीच में ड्राइवर को, उसने रोटी खा ली, रोटी का बिल भी लेके आ गया सारा, 500 रुपये दी, में रोटी खा दी, तो क्या उन्हें चढ़ना मारा कि तो रोटी क्यों खा दी? 500 रुपया लगता है, दे देंगे उसको। लेकिन ये 500 रुपये का खर्चा रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि मुल्तान से लाहौर अगर माल आ रहा है तो एक बारी रोटी खाना नॉर्मल है। लेकिन अगर वो क्या, मैं 2000 की रोटी खा गया, यार ऐ ज्यादती की थी, वो निकाल देंगे ना, वो निकाल देंगे, नुकसान है, वो ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? आवाज नहीं आई। नहीं, अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि यानी ट्रक पे आ रहा है उसका कोई मतलब वगैरह मान लो वो भी आपको कहे अगर है हाँ हाँ, तो तुम्हें पता चलेगा ना कौन सा नुकसान है, नॉर्मल है कि नॉर्मल। हाँ, तो फिर की करेंगे, वेरी गुड है। ये कीड़े हैं, ये है असल कीड़ा जिसको मारना बड़ा जरूरी है। भाई आपको एक असूल बना के दे दिया कि उसमें जो मर्जी कहानी आई कैप्चर है, आपको पता चलेगा ये कहानी क्या है, तो समझ आ गई। अब एग्जाम्पल एक और आ सकती है कि भाई मुल्तान से लाहौर ट्रक लेके आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, आधी इन्वेंट्री खराब हो गई, क्या वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में जाएगा? अब वो नहीं जाएगा। क्यों? क्या हर दफा मुल्तान से लाहौर आते एक्सीडेंट होता था? नहीं, इस दफा हुआ है, क्या ये सोचा हुआ था? नहीं। तो ये कौन सा नुकसान है? तो नॉर्मल लॉस इन्वेंट्री में शामिल नहीं होता। तो समझ लगी है, कंसेप्ट वही है चार पांच। अब भाई क्या उसके अंदर एक कहानी फिट करेगा, जैसे सवाल में उसने सेल टैक्स की कहानी फिट की, हमारी जो बेसिक्स है वो मजबूत है, हमें पता चलेगा यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये नहीं आना चाहिए, निकालो इसको। समझ लगी? हाँ, ये चीज हम पहली दफा पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अगर हमारा कंसेप्ट मजबूत है, हमें पता चलेगा यार ये इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि वो सेलेबल कंडीशन में नहीं आ सकता जब तक आप उसको पॉलिश ना कर लें। हजम शुद्ध। अच्छा जी। अच्छा, जो गुड्स विड्रॉ कर ली हैं, क्या वो बच्चों परचेज में से माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, याद करो। पीरियोडिक सिस्टम में ड्राइंग की एंट्री क्या है? ड्राइंग डेबिट, परचेज क्रेडिट। प्लस माइनस की लैंग्वेज में परचेज माइनस होगी कि प्लस होगी? माइनस होगी, तो यहाँ पे माइनस हो रही। डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज तो समझ आ गई ना, कि परचेज क्रेडिट होगी, लेकिन अगर क्रेडिट को मैं प्लस माइनस की लैंग्वेज में पूछूं तो क्या होगी? माइनस होगी, यहाँ पे इसलिए माइनस हो। अब किसी का दिमाग में ये ना हो, सर ड्राइंग तो बैलेंस शीट में जाती है, ये तो सोचा ही नहीं था, जाती तो है, तो फिर यहाँ पे क्यों आ रही है? गुड्स है, तो गुड्स ड्राइंग नहीं हो सकती, ये परचेज में से कर रहे हैं ना सर तो फिर बैलेंस शीट में कौन सी वाली ड्राइंग जाती? कैश वाली। हाँ जी, केड़ी है, केड़ी है, नजर नहीं आ रही, और केड़ी है, वो नहीं आवाज आनी, चड़ेला, चड़ेला बैठिया पई हैं। हाँ भाई, क्या जो बैलेंस शीट में ड्राइंग माइनस होती है वो कैश वाली होती है? सोचो, ये है वो कमजोरियां जो पेपर में हाईलाइट होंगी। क्या ड्राइंग जो बैलेंस शीट में लिखी जाती हैं, क्या वो सिर्फ वो वाली होती है जिसमें कैश निकाला होता है? क्या गुड्स वाली ड्राइंग भी वहां पे लिखी जाती है? तो फिर यहाँ पे क्यों लिखी जा रही है? वहां पे फाइनल बनाएंगे, ये सेमीफाइनल है, कह सकते हैं, शाबाश है तेरे। तो क्या मानना है, मतलब कैरियर तू कहते चल रहा है, तो सैलरी तो तू कहते लेनी है कि देखो जी मैनू दे दो तुम चुप करके 2 लाख रुपया, बाहर दे दो मैनू गड्डी, तो मारने में तुक्के ने, ऐ कर लो, नहीं पसंद आ रहा तो ऐ कर लो। ऐ चीज है तो सोच रहे तेन को 2.5 लाख रुपया देगा, इमेजिन कर एक मिनट वैसे, मतलब सीरियस हो गया, तू वापस ले ना, ले अगला ने वापस दे देना है।
और जरा बाहर उसे आलू फ्राई पे करता है ना, वो भी मेहनत कर रहा है, तो तीनों टका के ज्यादा मेहनत कर रहा है। तू चाहता कि मैंने काम भी ना करना पवे, तो मैंने 2.5-3 लाख रुपये मिल जाया करे महीने का, गड्डी भी मिल जाए, तो मैं मारा तुके कोई अकल नो हथ मारो, इन्नी वड्डी सीट ते जाके बहना, कोई अकल इस्तेमाल कर लो। हाँ भाई, वो जो बैलेंस शीट में ड्राइंग होती है, क्या वो सिर्फ कैश जो विड्रॉ करके घर लेके जाते वो होती है, उसमें गुड्स नहीं होती, तो फिर यहाँ पे क्यों आ रही? कोई कोई लॉजिकल जवाब? सर जी इधर ट्रेड अकाउंट बना रहे हैं इसलिए। तो मतलब यहाँ पे भी बनाएंगे और वहां पे भी बनाएंगे? सर परचेज कम हो रही है। कोई लॉजिकल आंसर नहीं है बैलेंस शीट में पूरे साल में शायद जाती है। तो यार 5 सेकंड वहां से आते इधर आ गए। और यहाँ पे तो एक चीज को दो जगह क्यों लिख रहे हैं, सवाल ही है। कोई कोई अभी तक लॉजिकल जवाब नहीं आया। शायद आपको पता, आप बोल नहीं पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन इड्डी बड़ी थोड़े पास पॉजिटिव असम्पशन मैं नहीं लै सकता। थोड़ी हिस्ट्री मैंने पता है ना। पहले दिन होता तो मैं असम्पशन लाई लेता कि यार शायद आपको पता है लेकिन आप बता नहीं पा रहे, लेकिन मुझे तो पता है कि थोड़ा तो बेड़ा ही गर्क हुआ है। हाँ, तू चल मार तो फिर की मसला, तू तो बेइज्जती प्रूफ है, तेन तो फील ही नहीं होती। जवाब दे। इजाफा हो रहा, लाख लानत तेरे दे। ऐ शायद ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਹੋਤਾ ਹੀ ਖੂਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ 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 ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬਣੇਗਾ कसम है। मैं तो दिन सोचन दिया जो तेरे घर ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। एक ही बात है। पहले यहाँ पे हो रहा है माइनस। मतलब तुम ये कह रहे हो हमारी मर्जी होगी, कल को हम किसी कंपनी में जाएंगे, ड्राइंग नीचे लिख लिया करेंगे, नहीं तो कभी ऊपर लिख लिया करेंगे। मेरा साहब है, असर का वक्त होगा ड्राइंग ऊपर लिख लिया करूंगा, फजर का वक्त होगा तो मैं बैलेंस शीट में लिख लिया करूंगा। एक ही बात है। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो रही है। हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। क्या कह रहा है? बैलेंस शीट में ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक चीज दो दफा माइनस हो रही है, एक यहाँ पे माइनस हो रही है और एक नीचे जाके बैलेंस शीट में माइनस हो रही है, क्या ये खुला तजाद नहीं? मतलब पहले तो अपनी रोटी खा गया, फिर छोटे भरा की रोटी आई वो भी तू खा गया, तू खादी मैं खादी, कोई गल है कहना चाह रहा है? हाँ, कोई होर अकलमंद जवाब है? बोलो 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 बोलो, शाबाश। ये है वो कीड़ा जिसको मारना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पेपर में आपने जाके सोचना कि यार ड्राइंग इतों क्यों माइनस हो रही है। लाइफ लाइन फिर उसके बाद माई तो बाद मई दी है, और कोई ऑप्शन कोई नहीं। हाँ भाई, दिमाग दिमाग इस्तेमाल करें, दिमाग कि ड्राइंग यहाँ पे क्यों आ रही है, यहाँ पे ड्राइंग क्यों आ रही हैं, जबकि नीचे भी माइनस होनी है, यहाँ पे भी माइनस कर रहे हैं, दो दो जगह पे माइनस क्यों कर रहे हैं? एक चीज एक जगह पे रिकॉर्ड होती है। क्या कह रहा तू? कोई बोले है थोड़े को, या काला या नीला? केड़ा है काला? हाँ, ये जवाब नहीं है। नहीं, ये लॉजिकल जवाब नहीं। हाँ, एक बंदे ने दिया जवाब, मैंने सुना है, उन केड़ा है नहीं बोलता पे है, केड़ा है
यार चेक करो, मेनू तो लग रहा मैं जिन्होंने पढ़ा रहा कुड़ियां की आवाज आती है, कुड़ियां नहीं बोल दिया, मुंडे की आवाज आती, मतलब कुड़ियां जगह चड़ेला ने तो मुंडे जगह जिन बैठे हुए। चेक करो, दुनिया का खौफनाक अमल मैं 2 घंटे चड़ेला तो जिन्होंने पढ़ाना मैं, आवाज आती है तस्वीर नहीं आती। वही तो मैं कह रहा वो कितना खतरनाक अमल है जिन्होंने काबू किया है। और सही जवाब दे रहे हो, बकवास तो करो, कौन है, क्या जवाब दिया? हाँ जी, ये बेसिकली एंट्री है बच्चों। क्या है? एंट्री, एंट्री सोचो। एक इस बंदे ने सही जवाब दिया है, कौन दोनों में से जवाब दिया है सही है, लेकिन वो दस नहीं दे रहा है। ठीक है जी। बेसिकली बच्चों इसका सही जवाब पता क्या है? कहता है, इसका सही जवाब यह था कि सर आप एंट्री सोचें। एंट्री क्या हो रही है? ड्राइंग, डेबिट और परचेजेस, पीरियोडिक में ये एंट्री होती है। पीरियोडिक में ये एंट्री होती है। यहाँ पे अमाउंट कितनी बनती है? 71750। अब ये जो परचेजेस क्रेडिट हो रही है ना, ये जा रही है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। ये कहाँ जा रही है? और ये जो डेबिट हो रही है ना, ये जाती है बैलेंस शीट में। ये एंट्री के दो एस्पेक्ट हैं। एंट्री के दो एस्पेक्ट हैं, उसमें से डेबिट वाला एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? बैलेंस शीट में। और क्रेडिट वाला एस्पेक्ट जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में। ये इसका सीधा सीधा जवाब था। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ। क्या आप यही कह रहे थे? और समझ आई है सबको? नहीं समझ आई? वरना ये कीड़ा आपके दिमाग में रहता, या पेपर में कीड़ा ये जिंदा हो जाता क्या, कि सर ड्राइंग वहां पे भी माइनस हो रही है, बैलेंस शीट में माइनस हो रही है, दो दो दफा क्यों हो रही? वो दो दफा नहीं हो रही भाई। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जा रही है और बैलेंस शीट में डेबिट साइड जा रही है। कैसे साबित करते हैं? कैपिटल अकाउंट की नेचर क्या होती है? ये 2 लाख रुपए फर्ज करें अज्यूम किया हुआ मैंने, तो इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट। इसके नीचे जब ड्राइंग लिखेंगे 71750, तो ये क्या हो रही है यहाँ पे? डेबिट हो रही है, तभी माइनस हो रही है, क्योंकि ऊपर क्रेडिट नेचर की वैल्यू पड़ी हुई। तो यहाँ पे डेबिट साइड आ रही है और ये वाली वैल्यू क्रेडिट हो रही है। देखो क्यों क्रेडिट हो रही है? क्योंकि ऊपर वाली सारी चीजें क्या है? डेबिट है, और नीचे ये वाली चीज क्या है? क्रेडिट है, तभी माइनस हो रही है। प्लस माइनस आपको कंफ्यूज कर देगा। प्लस माइनस आपको कंफ्यूज कर देगा। हमेशा मैंने आपको बताया है, कंफ्यूजन से बाहर निकलना है तो क्या सोचो? एंट्री सोचोगे तो बातें समझ आए। प्लस माइनस में बात सोचोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा सर ये बैलेंस शीट में भी माइनस हो रही है, ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस हो रही है, दो दो जगह माइनस की हो रही है। तो माइनस प्लस की बात करोगे, तो मैंने आपको पहले दिन तय कर समझा दिया था कि भाईजान ये कंसेप्ट हमारा यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह पे फिट नहीं होता। डेबिट क्रेडिट सोचोगे हर जगह पे फिट होगा। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि सर जी वो डेबिट साइड जो है बैलेंस शीट में जा रही है और क्रेडिट साइड यहाँ पे जा रही है। ये सिंपल सा आंसर था। क्योंकि आप प्लस माइनस में लगे रहे लगे रहे लगे रहे, आपको जवाब ही नहीं आया। आप डेबिट क्रेडिट की बात करते, 1 सेकंड में जवाब आ जाना था। अब उसके चक्कर में आपने ये भी अज्यूम कर लिया कि बैलेंस शीट में जो ड्राइंग होती है वो कैश वाली होती है। अब ये उससे भी खतरनाक गलत कंसेप्ट है। जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, तो फ्यूचर में क्या होगा? जब सवाल आ रहेगा, आप कहेंगे यार कैश वाली ड्राइंग यहाँ पे आनी है, गुड्स वाली ड्राइंग ऊपर आनी है। ये बात ही गलत है। कैश वाली हो या गुड्स वाली हो, दोनों ड्राइंग नीचे माइनस होती है। तो समझ आ गई है? इसका सिंपल जवाब ये था, सर जी ड्राइंग इसलिए यहाँ पे माइनस हो रही है कि ड्राइंग की एंट्री है। एंट्री क्या है? ड्राइंग डेबिट, परचेज क्रेडिट। तो परचेज क्रेडिट हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस हो रही है, वो ड्राइंग्स डेबिट हो रही है जिसकी वजह से बैलेंस शीट में माइनस हो रही है। हजम शुद्ध। मैंने आपको बार बार बताया,
जब भी कहीं बे भी आप स्टक होते, कोई बंदा आपसे सवाल पूछे अकाउंटिंग का और आपको जवाब ना आ रहा हो, आप सबसे पहला काम क्या है? एंट्री सोचिए। एंट्री सोचेंगे जवाब मिल जाएगा। आपका स्यापा ये है, आप एंट्री नहीं सोचते। अब एंट्री नहीं सोचते, एंट्री सोचेंगे, मुश्किल से मुश्किल अकाउंटिंग क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। हजम शुद्ध। अच्छा जी, अब ये फिगर कैसे निकली है उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग कर लेते हैं पहले। वर्किंग कैसे करनी है बच्चों? सबसे पहले हमने रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट। रेट निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया होगा अगर आपको याद हो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस डिवाइडेड बाय यूनिट्स। यही याद है ना आपको? तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है बच्चों? 745000। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है और परचेजेस की वैल्यू कितनी है? 20 लाख है। कितनी है? ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं? ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स कितने हैं? 4000। और परचेजेस के यूनिट्स कितने हैं? 11000। तो यहां से रेट निकला है। क्या रेट निकलेगा? 205। क्या रेट निकलेगा? नहीं निकला ये रेट। 183। 183 क्या है? और 183 कितों आया? 183 है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें वो वाली कॉस्ट भी शामिल होनी है भला, कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन कितनी है भला? ट्रांसपोर्टेशन ये वाली और ये वाली कॉस्ट भी शामिल है। 2,20,000 और 1,10,000 ये भी शामिल करेंगे। 2,20,000 और 1,10,000 कितना हो गया? 3,30,000 ये भी शामिल होगा। ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है, ये परचेजेस की वैल्यू है, और ये कैरेज इनवर्ड की कॉस्ट है। तो समझ आ गई बात है? अब बच्चों ड्राइंग के ऊपर याद करो। ड्राइंग के ऊपर ऑलरेडी हम 2 सवाल कर चुके हैं। कितने सवाल कर चुके हैं? एक सवाल ऐसा था जिसमें ड्राइंग की वैल्यू नहीं बताई थी कि किस रेट पे लेके जा रहा है मालिक। तो वहां पे हमने जो रेट निकाला था वही अप्लाई कर दिया। और एक सवाल वो था जिसमें जो ड्राइंग करके जा रहा था वो बता रहा था कि रेट कौन सा है। तो फिर वहां पे जब हम रेट निकाला था तो वो ड्राइंग माइनस करके रेट निकाला। मतलब यहाँ पे एक चीज माइनस कर रहे थे हम, इसी फार्मूले में एक चीज माइनस कर रहे थे। क्या माइनस कर रहे थे? ड्राइंग को माइनस कर रहे थे। यहाँ पे ड्राइंग को माइनस नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहाँ पे ड्राइंग का रेट नहीं पता। रेट निकालेंगे तो ड्राइंग का आंसर आएगा ना। समझ लगी? तो मैंने कहा तुम 2 सवालों में गलती है। हमेशा ऐसे ही होता है कि ड्राइंग का रेट पता नहीं होता। उस सवाल में एक अपनी चवल मारी थी। क्या? उसने ड्राइंग का रेट दे दिया था कि बच्चे, अब देखते हैं बच्चे क्या करते। असूली तौर पे ड्राइंग का रेट नहीं होता। आपने जो रेट निकाला होता है वही ड्राइंग पे मल्टीप्लाई होता है। मालिक को क्या पता जब माल उठा के घर लेके जा रहा है किस रेट पे लेके जा रहा है? ये तो अकाउंटेंट को पता होगा ना रेट कौन सा लगना है। तो समझ लगी बात है? ये तो अकाउंटेंट को पता क्योंकि रेट तो वो निकाल के बैठा हुआ। मालिक को क्या कहा, भाईजान 20 यूनिट चुके मैं कार ला गया सी कल। मैं कहता हूं मैं 10 बस। उसको पता है कितने का परचेज हुआ है? उसको कोई पता नहीं है। ठीक है। तो रेट ऐसे ही निकला। उस सवाल में भी रेट ऐसे ही निकलना चाहिए था, लेकिन चूंकि उस सवाल में रेट दिया हुआ था तो मल्टीप्लाई करके वो यहाँ पे माइनस हुआ था तो रेट निकाला था। हालांकि वो होना नहीं चाहिए। असूली तौर पे वो रेट नहीं होना चाहिए। नई बात समझ आ रही? 205 आ गया बच्चों। अब आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो ड्राइंग हुई है उसने इन 350 यूनिट को 205 से मल्टीप्लाई क्यों किया, अब समझ आ गई है? रेट निकाला पहले, फिर मल्टीप्लाई किया ड्राइंग वाले यूनिट के साथ।
हजम शुद्ध। और रेट सबको समझ आ गया कि नहीं समझ आया? अब अगला पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट बचे हैं? क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट बचे हैं? क्या ये आपको इसने सवाल में दिया हुआ है? क्या उसने आपको सवाल में बताया बच्चों कितने यूनिट बचे हैं? नहीं बताया। तो फिर इसका मतलब आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इज इक्वल टू सेल माइनस क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक। याद है वो वाली क्वेश्चन से आपको यूनिट्स निकालने पड़े। ओपनिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हैं? कितने बाय किए थे? कितने हो गए टोटल? कितने बेच दिए? कितने गोदाम में होने चाहिए? 3000। कितने मालिक ले गया? तो कितने बचे होने चाहिए? 2650। नहीं समझ आ रही बात? तो क्लियर है सबको? दोबारा देख लो, सीधी सीधी स्टोरी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कितने पड़े थे? कितने और ले लिए? टोटल कितने हो गए? कितने बेच दिए? कितने पड़े होने चाहिए? कितने मालिक उठा के ले गया? कितने बचे रहने चाहिए? 2650 होने चाहिए। ये सीधी सीधी बात समझ आ रही है? और हौसला कर लो, हौसला। कितने होने चाहिए? 2650। अब हमने गोदाम खोला, 2650 होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पड़े हुए हैं, ये मैं कह रहा हूं होने चाहिए इतने, क्योंकि सीधा सीधा साहब तो यही है। अब हमने जब गोदाम खोला तो सबसे पहले हमें सरप्राइज क्या मिला? 20 यूनिट चोरी हो गए। तो 2650 के अंदर वो शामिल है ना? तो 2650 की फिगर हम बता रहे हैं, उसमें 20 भी शामिल होंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता चोरी हो गए। तो हम जो 2650 की फिगर दे रहे हैं उसमें ये वाले शामिल करके दे रहे होंगे। तो 2650 में से 20 निकल गए, क्यों? क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात लगी। फिर 120 का क्या सीन है? ये डैमेज है 150 का। ठीक हो गया। फिर बाकी ये वो हैं जो फिजिकली हमें सही सलामत नजर आ रहे हो। कितने? 2480। अब मसला ये, तीनों का रेट सेम है, क्यों? इन तीनों का पैसे दिए होंगे या मुफ्त लिए थे? दिए होंगे। तो जो चोरी हो गए उनके कम पैसे दिए होंगे, जो डैमेज हो गए उनके कम पैसे दिए होंगे, तीनों के सेम पैसे दिए होंगे। ये वो स्यापा जो आपके दिमाग में नहीं बैठता कि सर डैमेज यूनिट की वैल्यू तो कम आनी चाहिए। अभी बात यहाँ पे हो रही है, वो पैसे जो दे चुके हैं, या वो तो पूरे पूरे दिए थे ना? वो बोलो तो सही। सोचो एक सेकंड के लिए, अगर आपने डैमेज यूनिट लिया होता, आप उठा के घर ले, आपको पता लगा डैमेज है, तो आप तकदीर का लिखा हुआ समझ के बर्दाश्त कर लेंगे? क्या करें? वापस करें? इतने अक्लमंद तो हैं आप कि नहीं है? तो यार ये क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं फिर इनको, डैमेज यूनिट्स को? क्योंकि हमसे हुए हैं, अगला भी अन्ना नहीं है। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, डैमेज माल आप उठा के घर ले आए और आपको पता भी हो कि वो डैमेज था, तो फिर आप 205 रुपये नहीं देंगे उसको? अब उसको 205 रुपये नहीं देंगे। ये ऐसे ही जैसे आप जीन्स की पैंट लेने गए, तो पति आपने रेट पता किया 5000, आपने कहा यार करीम ब्लॉक तो 500 की मिलती पी, तो आप करीम ब्लॉक चले जाते 500 की जीन्स की पैंट ले आते। लेकिन अंदर खाते पता होना ना ये 500 वाली कौन सी है, कौन सी है भला? वो डैमेज यूनिट्स होते हैं। कौन से होते हैं? अब वो नहीं आप वापस करते जाके, भजन की तुम पैंट देती है तो डैमेज है, फड़ो मेरा 5000 रुपये वापस करो। करेंगे? उन्हें कनी मुड़ खिंच के मारनी कि दिते किन्ने सी। जो डैमेज पीस होता है वो सस्ता होता है। या तो अगर आपने 205 रुपये का डैमेज यूनिट उठा के ले आए, आपको पता लगा डैमेज है, तो फिर तो आपको गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि यार गुड यूनिट का कितना रेट है, और मैं तुमसे डैमेज यूनिट लेके जा रहा हूँ, ऐ तुम मैंने क्यों देता? आप उसको बोल के आएंगे। लेकिन लेते वक्त ही आपको पता था कि ये डैमेज है, तो रेट भी क्या है उसका? समझ आई? लेकिन यहाँ पे बच्चों, चोरी शुदा, डैमेज और गुड तीनों का रेट क्या है? ये क्यों है? क्योंकि डैमेज उनसे नहीं हुआ था, डैमेज हमसे हुआ। उनसे जब लिया था बिल्कुल सही था।
और समझ आ गई है? जीन्स दी पैंट इस्त्री करते करते फट गई, हूँ तुम कहते दूसरी साइड भी फाड़ दो, फैशन बन जाएगा। तो डैमेज आपसे हुआ, नहीं समझ आ रही कि लई तो 5,000 दी सी, उन्हें 25,000 दी हो गई, क्योंकि गोडे नजर आ रहे हैं काले। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बहरहाल ये कॉस्ट तीनों की 205 205 205, ये बात समझ आ गई सबको? अब अगला पॉइंट, इसको 0 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? चोरी शुदा यूनिट को कैसे बेचे? नहीं बात समझ लगी। फर्ज करो आप समझते हैं कि सर हमारे बल्ले में ना एक अन्ना है, अखा दिए काम कोई नहीं कर दिया, उन्होंने मैं चोरी शुदा यूनिट बेच दिया। वो अन्ना तो है, लेकिन वो दिमागी तौर पे पैदल नहीं है। उन्होंने छापर दोगे खाली, हेलो भाईजान 2 किलो माल दे रहा था, ऐ तुम लै जाओ, नजर से कख नहीं आ रहा, तो खाली छापर लैके जा रहे जनाब 2 किलो माल चुका है मैं। समझ आ रही बात? तो जो यूनिट चोरी हो गए हैं वो आप अन्य को भी बेच सकते हो, गूंगे को बेच सकते हो, बहरे को बेच सकते हो। तुम गूंगे बहरे अन्य भी नहीं बेच सकते। होता ही ना कि यार किसी ना किसी ने तो बेवकूफ बना लेंगे। तो चोरी शुदा यूनिट किसी को भी बेच नहीं सकते। नहीं समझ आ रही बात? अब है ना चवल मारना कि सर मैं मोबाइल चोरी किया था, मैं आगे बेच दिता, चोरी शुदा मोबाइल बेचा मैं आगे, तो बेच तो खैर आप वो भी नहीं सकते, आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे। नहीं बात समझ लगी? और इस सारे प्रोसेस में पुलिस जब भी मोबाइल जिससे भी पकड़ लेगी उसको पैसे को नहीं देगी, उसको पैसे, वो चाहे जितना मर्जी कसमें खाता रहे कि मैं अल्लाह दी कसमें पैसे देते सीधे, वो कहेगा तो को जाके ला, चोरी शुदा माल तुमसे निकला है, जिससे चोरी हुआ और तुम्हारे दरमियान 7 बंदे इन्वॉल्व हैं, 7 बंदे इन्वॉल्व हैं, उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, पुलिस ने जिससे भी मोबाइल निकाला, पुलिस उसको 1 रुपया भी नहीं देगी। वो कहे भाई जी तेरा माल है ही नहीं, क्यों? ये तुम्हारे नाम पे नहीं है, ये तुम्हारे नाम पे नहीं है, इसकी FIR दर्ज हुई पड़ी हमारे पास, तू वापस कर। वो कहेगा मैं पैसे देते थे। अब पुलिस कहेगी तू केस औरे तक करना जिन्होंने तू पैसे देते थे, साढ़े को तू पैसे नहीं ला सकता। पुलिस मोबाइल पकड़ेगी उस बंदे से और जो उसका ओरिजिनल ऑनर होगा उसको दे देगी। उन नीचे 7 बंदे रगड़े गए, और पुलिस कहेगी तू औरे तक केस कर, उन्होंने कहेगी तू औरे तक केस कर, तू औरे तक केस कर, तो तू अल्टीमेटली चोर नो फड़। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो प्रिंसिपली जिस बंदे से भी चोरी का माल लिखना है उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे, वो चाहे जितना मर्जी रोए पिटे। और समझ आ गई बात है? क्यों? क्योंकि पुलिस को पता है कि इसके दिल में भी लालच था, जब ये माल ले रहा था उसको पता था कि जेन्युइन माल इतने का नहीं होता, इसके दिल में लालच था, इसने सस्ता करके लिया, तो सजा तो लगेगी ना लालच नहीं। नहीं बात लगी? जब आप सस्ता माल ले रहे होते आपको पता होता है ये चोरी का है, ये किसका है? चोरी का है। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं होता, आप इतने शरीफ नहीं है। नहीं समझ आ रही? मतलब 1 लाख रुपए तो लैपटॉप 15,000 से मिलता पाया, लुट पै गई, ऐसा कैसे हो सकता? लेकिन ऐसे कहते ले लो चुप करके, ठीक है जी, पता होना चाहिए कि ये माल जेन्युइन नहीं है, चोरी शुदा। बरत ये 0 समझ आ गया जी? अब जो डैमेज यूनिट है उनकी एनर्जी 145 हमने निकाली हुई ऑलरेडी, और जो सही यूनिट है उनकी एनर्जी 400। ये 400 कहां से आया? अब इन दोनों में से लोअर कौन सी है? इन दोनों में से लोअर ये है, इन दोनों में से लोअर ये है, और इन दोनों में से लोअर ये है। तो 20 इंटू 0, 150 इंटू 145, 2480 इंटू 400, दो फिटे मुझ पे देखा, कीड़ा नहीं मरता पाया, एक तेजाब ना नहीं मारना पैना मैंने।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने परचेज करना पैना है। ठीक है जी, ये हो गया 0, ये 21750 और ये 508400। क्या आंसर आ रहेगा? 530150। अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों। ये जो 205 रुपये है, इसके अंदर पॉलिशिंग कॉस्ट शामिल है कि नहीं? इसके अंदर हैंडलिंग कॉस्ट शामिल है कि नहीं? सब कुछ शामिल किया हुआ है इसके। तो इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक की ये जो वैल्यू निकली है, इसके अंदर भी सब कुछ ऑलरेडी शामिल है। ये अगले साल क्या बन जाएगा? तो उसके अंदर पॉलिशिंग वाली कॉस्ट ऑलरेडी क्या है? शामिल है। हैंडलिंग कॉस्ट उसके अंदर ऑलरेडी शामिल। समझ लगी? जैसे ये वाला आपको डाटा दिया हुआ था 4000 यूनिट, तो इस 4000 यूनिट की ये जो वैल्यू दी गई है, इसके अंदर ऑलरेडी पॉलिशिंग कॉस्ट शामिल होगी, क्योंकि पिछले साल की कैलकुलेशन में ये चीज निकली होगी। शुभमन, तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक 2650 है, लेकिन यहाँ पे 5,30,150 लिखा हुआ है। ये 5,30,150 कहाँ से आई? ये बात समझ आ गई सबको? तो बच्चों ये सारा डाटा इकट्ठा करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चेक कर लो, ये वैल्यू सही है। 24,73,100। जमा माइनस करके देख लो भैया, फिर फिगर ठीक है कॉस्ट ऑफ सेल की। 24,73,100, 24,73,100 ठीक है। वैल्यू फाइनल कर लो। अब ये 48 लाख में से माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। चेक कर ले जरा। समझ आ गई सबको? लो जी बच्चों, आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश। टाटा, बाय बाय। नन्हे मुन्ने से सवाल है, 4-5 सवाल करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, इतना मुश्किल नहीं है। हमने इससे मुश्किल मुश्किल बातें पढ़ ली। फिर चलो फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेज। फ्राइड नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये कहाँ जाएगी? ये कहाँ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एडवांस एक्सपेंस। और एडमिन एक्सपेंस कहाँ होता है? ऐसे किस लोकेशन पे? क्लास में ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है? नीचे वाला पोर्शन कौन सा है? ये प्रॉफिट एंड लॉस में। हमें पता है हमारा आंसर ये है, लेकिन बाकी तीनों का भी तो पता होना चाहिए। अब नॉर्मल लॉस कहाँ जाता है? अब नॉर्मल लॉस कहाँ जाता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस में। रेंट ऑफ स्टोर कहाँ जाता है? ये बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट के बारे में खास तौर पे वो आपको बताएगा, तो सोचेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जाना। अगर वो नहीं बता रहा तो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ जाएगा? कब ये इन्वेंट्री ले जाएगा? अगर तो आपने आलू लिए हैं। क्या लिए हैं? आलू। तो आलू को रखा है गोदाम में, गोदाम आपके पास नहीं था, आपने रेंट पे ले लिया। आलू रखे आपने गोदाम में, तो गोदाम का आपने पे किया रेंट। तो वो जो रेंट है वो कहाँ जाएगा? वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। लेकिन आपने लेस के पैकेट बना लिए, लेस के पैकेट बना लिए और वो रखे हैं आपने गोदाम में, उसका भी आप रेंट पे कर रहे हैं। वो रेंट कहाँ जाएगा? वो इन्वेंट्री में नहीं जाएगा। क्यों? इन्वेंट्री तैयार हो चुकी थी। इन्वेंट्री तैयार है। अगर इन्वेंट्री तैयार नहीं हुई और वो गोदाम में पड़ी हुई है, उसका रेंट इन्वेंट्री का हिस्सा है। इन्वेंट्री तैयार होने के बाद 2 साल हो गए हैं, लेज सेल ही नहीं हो रहे, कस्टमर है ही नहीं मार्केट,
तो 2 साल करंट के इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल करते जाएंगे? नहीं भाई, वो चीज तैयार होगी, कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, तो उसमें जो गोदाम का रेंट है वो इन्वेंट्री में शामिल तो नहीं ना होना चाहिए, इन्वेंट्री तो तैयार थी। नहीं समझ आएगा, ठीक है। इसी तरह से फल करो, एक बंदा चावल का कारोबार करता है, किसका कारोबार करता है? चावल का कारोबार। अब उसको पता है कि जो नया चावल है और एक पुराना चावल है, क्या दोनों का रेट सेम है? नहीं सर, किसका रेट ज्यादा होगा? सही का लख लानत ਤੁਹਾਡੇ दस बड़े मुंह एक करी फिर। हाँ भी लड़कियों तुसी दसो कौन से चावल महंगे होते हैं? कुड़ियों दसो मुकर गई ने। अच्छा ये सारी ऐसे नहीं, वैसी कभी नहीं देखी, हमें क्या पता क्यों, वो यार पापा की प्रिंस 4 मेड्स रखी है हमने, एक मेरे नेल पॉलिश करती है, एक मेरे दांतों में एक बार मारती है। हमें चावल क्या होते हैं? हद हो गई यार कसम। हाँ जी, क्या जमीन होने के लिए सिर्फ लड़की है? पर तो रेंट ऑफ स्टोर, अब जरा सोचें, एक बंदा है उसको पता है यार ये जो नया चावल है ना ये 400 रुपए किलो है, लेकिन अगर ये पुराना हो जाएगा, ये 700 रुपए किलो है, तो नए को पुराने करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना। यहाँ पे जो नए चावल को 6 महीने या साल आपने स्टोर किया, गोदाम का खर्चा तो वहां पे भी पड़ गया। अब ये गोदाम का खर्चा क्या करेंगे? इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे या प्रॉफिट लॉस में लेके जाएंगे? अब ये इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा है, क्यों? क्योंकि वो शक्ल बदलने में आप उसको गोदाम का रेंट पे करें, क्योंकि नया चावल पुराना चावल बनेगा उसी सूरत में जब आप उसको क्या करोगे, 1 साल स्टोर करें। नया चावल 400 रुपए किलो है, पुराना चावल कितने का? 700 रुपए। स्टोर करने का खर्चा 100 रुपए है, तो बचत हो रही है कि नहीं हो रही? बचत हो रही है। ਉਹਨਾਂ की पता, उन्होंने तुसी जो मर्जी पका के दे दो खाए में, चावल दलिया बना दो, चावल खड़े रह जाए, चावल सही पकन, टोटा पका दो उन्होंने वास्ते, दूसरे पता नहीं सैला पका दो, बासमती पका दो, जो कर्नल पका दो, ये चावल चावल होते। जब 4 तरह के लाल रंग है असं की कहते उन्होंने लाल गल चावल आ जाता की है, केड़ा चावल है तुहानू पता नहीं? वाह वाह वाह, उन्होंने फिर भी नहीं पता होंगे कि असं केड़ा खरीदने हैं, उन्होंने सिर्फ कहते 700 वाले लैके आई, वो जाते हैं 700 फड़ा चावल है, उन्होंने की पता शादी करा तो पता चाहिए। ये एक दिन की जुल्म की दास्तान नहीं, बड़ी लंबी स्टोरी है। अच्छा जी, है चलो पापा की ये गण में आपका वो भी नहीं है, ये टेंशन क्या, आप ये करें 4-5 मेड रख लें बस, आपको क्या लगे चावल होते भी आगे नहीं होने, गल नहीं लगाओ, सुबह दोपहर शाम पिज्जा खाओ, अल्लाह रखे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर नए चावल को पुराने चावल में कन्वर्ट करने के लिए स्टोरेज करनी पड़ेगी, तो ये इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा, क्योंकि आप उसको स्टोर किए बगैर उस हालत में नहीं लेके आ सकते जिस हालत में उसका रेट ज्यादा लगे। समझ लगी? और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कभी अपनी जिंदगी में देखा हो कि मिस्त्री लगे हुए हैं बिल्डिंग बना रहे हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि वो जब लेंटर डालते हैं ना, तो 3-4 दिन के लिए लेंटर डालने के बाद कोई काम नहीं करता, क्यों? मजबूत हो जाए। वो कहते हैं कि यार जो प्लस्तर है ना, इसके ऊपर सूरज पड़ेगा ना 3-4 दिन के लिए तो ये मजबूत हो जाएगा, तो उसके ऊपर आप मजीद काम नहीं करते, उसको पानी लगाते हैं, धूप लगाते हैं, वो मजबूत हो जाए। पॉइंट समझ आ रहा है आप? तो इसका मतलब अब 3-4 दिन तक आपने जो काम नहीं किया, खर्चा तो पड़ रहा है आपको कि नहीं पड़ रहा? तो वो जो खर्चा पड़ रहा है वो जरूरी है कि नहीं जरूरी? वो जरूरी है, तो वो जो जरूरी खर्चा आपको पड़ रहा है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल करते, समझ आ गई कि नहीं? ठीक है जी। तो जो खर्चा जरूरी है, चाहे वो स्टोरेज का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, को भी है, अगर तो वो जरूरी है उस चीज को बनाने के लिए, तो वो उसकी कॉस्ट में शामिल होगा,
लेकिन अगर वो जरूरी नहीं है, जैसे लेस के पैकेट तैयार हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं करना आपने, कंपनी का काम खत्म हो गया, कस्टमर नहीं आया, साल हो गया कस्टमर नहीं आया, 12 महीनों का गोदाम का रेट बढ़ गया, अब उसका क्या करें? वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। रेंट वाला पॉइंट समझ आ गया जी? अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी ऑप्शन। क्या ऑप्शन होगी जी? लेकिन अगर बच्चों लिखा था रेंट ऑफ स्टोर फॉर रॉ मटेरियल, तो ये भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जाता। लिखा नहीं हुआ तो हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम करें कि फिनिश गुड्स की बात हो रही है। अगर रॉ मटेरियल लिखा होता तो ये भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा होता। समझ आ गई? पॉइंट नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कन्वर्जन कॉस्ट? कन्वर्जन कॉस्ट का जरा उर्दू में तर्जुमा करें या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आप ऑटोमेटिकली आपको बात समझ आ जाएगी। वो कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो, वो कॉस्ट जो आलू को लेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो, तो कौन सी कॉस्ट होगी? लेबर नहीं, मटेरियल नहीं, मटेरियल तो आपके पास है, और फिर एक गल दूर बेटे मुंह, और मटेरियल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, आलू ਤੁਹਾਡੇ हाथ ਵਿੱਚ ने, लेबर और कौन सी मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल देना? इक्विपमेंट नहीं, आलू छिलने खत्म हो जाते नाल ही, आलू छिले आलात नाल, आलात गैब या पिया होंदा है, और छुरी ने आलू छिले, आलू भी गया तो छुरी भी गई, तो छुरी बच जाती है। हाँ, सिर्फ लेबर। हाँ, हाँ? कौन सी एग्जांपल, कॉस्ट की एग्जांपल? अभी सिर्फ लेबर ही लिखी है, दूसरी कोई नहीं आई। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब ये क्या क्या बला है? प्रोडक्शन ओवरहेड में सबसे बड़ी चीज है बिजली। भाई आलू को लेज में कन्वर्ट करना है तो बिजली जरूरी है कि नहीं जरूरी? बिजली जरूरी। आप ये ना सोचना कि सर वो तेल गर्म करेंगे उसमें डालेंगे फ्राई हो जाएंगे। क्या जो आप लेज खाते हैं वो फ्राई हुए होते हैं? वो तेल में पके होते हैं? वो तेल में नहीं पके होते। एक बहुत बड़ा प्लांट होता है जिसको ड्राई तौर पे उसको फ्राई करना। अब समझ आ रही है? ठीक है जी। उसको कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवर में सबसे पहली एग्जांपल क्या है बच्चों? बिजली, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। फॉर एग्जांपल लेज के पैकेट में सबसे बड़ा पोर्शन हवा का होता है। सारे ने फील किया था, पर्सनल दे लगी है कि सर 100 रुपए का पैकेट लाइदा विचों 90 रुपए की तो हवा होंगी है, 10 रुपए का एक आलू कटे होंगे ना टोटल, ऐसी है। और जब वो 100 रुपए का पैकेट हम घर में खोलते हैं ना तो अम्मी को देकर गुस्सा आता है कि दो फिटे मुँह तेरे तो 100 रुपए लेके आए, 100 रुपए तो तुम इन्हों आलू लिया देना, मैं इन्ने बड़े बना के देने थे। ऐसी है। तो पॉइंट ये है कि आलू तो एक ही था उसके अंदर, जिसको काट के फ्राई करके ड्राई करके पैक करके उन्होंने हमें 100 रुपए का चेप दिया। अब 90 रुपए की हवा है उसके अंदर। अच्छा, मजे की बात यह वो हवा फ्री नहीं है। लेज वालों ने भी जो हवा डाली है ना शापर के अंदर, वो मुफ्त वाली नहीं है, उन्होंने भी वो हवा बाय की हुई है। समझ आ रही है? उसका नाम है लिक्विड नाइट्रोजन। क्या है? लिक्विड। इतने बड़े बड़े उन्होंने कंटेनर लगाए हुए हैं, प्लांट लगे हुए हैं वहां पे। तो वो हवा उस पैकेट में डालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? पैक करते हैं। वो ये नॉर्मल हवा नहीं होती उसके अंदर। क्यों? जैसे ही आप लेस खोलें और आप उसको हवा में रखें, आधे घंटे बाद आपको पता चलेगा कि उस पैकेट के अंदर वो वाली हवा नहीं थी। अगर वही हवा हो जो बाहर इन्वायरमेंट में है तो वो उस तरह की ना हो जिस तरह के आप खाते हैं। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? तो वो स्पेसिफिक जो होती है गैस होती है जो वो इस्तेमाल करते हैं, और वो उन्होंने परचेज की होती। ठीक है जी। तो वो भी शामिल है। अच्छा, अगला पॉइंट, ये जो लेबर काम कर रही है ना, इसके ऊपर सुपरवाइजर बैठा हुआ है, उसकी सैलरी भी शामिल है। वो सिक्योरिटी गार्ड जो प्रोडक्शन में दूर दूर तक भी जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी सैलरी भी इसके अंदर शामिल है।
वो मौलवी साहब जो जोहर और असर और मगरिब पढ़ाते हैं फैक्ट्री में, मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, फीस भी नहीं ला। हाँ, मौलवी साहब जो 16 बच्चे ने, वो किन्ने पालने ने? तो मौलवी साहब सैलरी पे काम कर रहे हैं। समझ आ रही है? अब बोलो तो सही। तो मौलवी साहब, फिर डॉक्टर साहब भी मौजूद होंगे। क्यों? जब आपकी नीयत खराब होगी, काम करने का दिल नहीं कर रहा होगा, तो आप क्या कहें, हाय मेरे पेट से गैस। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, डॉक्टर होने ही बैठा है, पाओ नहीं लम्बा, और थोड़े मार मार के थोड़ी गैस कटेगा। बात समझ लगी है? वो जो हड्डा राम होते हैं ना, जिनको काम कोई नहीं करना होता, कभी वो अपने दादा मार देंगे ने, कभी परदादा मार देंगे ने, महीने भर फिर दादा हो जाता है, फिर दोनों मार देने। तो इस तरह के लोगों को मार को उनका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या रखा हुआ उन्होंने? सर्जन रखा हुआ। ठीक हो गया? फिर इंजीनियर साहब भी होते हैं। इंजीनियर साहब वहां पे क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसे लेबर भी होते हैं हडराम, वो प्लांट में कोई ना कोई पंगा लेते रहते हैं कि किसी तरीके ना बंद हो जाती, छुट्टी करनी पड़े। ठीक है? एक तो वो प्लांट में कोई खराबी पैदा करता है, अपनी छुट्टी तो उसकी होती है, वो 700 बंदों की और छुट्टी करवा देता है, वो बाकी भी बात जा मैं कीता हूँ अगली बारी थोड़ी, क्योंकि मेरी बार तो 700 बंदे की छुट्टी हुई है। तो क्या किया जाएगा? एक इंजीनियर भी ऑन स्पॉट बिठाया जाएगा। बात सुन लगी है? तो ये जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं और ये जो लोग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे हैं, ये कल को आपके साथ ही होंगे। और बात समझ लगी है? ये आपके साथ ही दूसरे कमरे में बैठे होंगे। तो उसी कहोगे तू की थे, जो कहेगा तू की थे, ऐसी थे या एफएससी तो बाद जो कुछ हो ऐसी वापस मोड़ के वापस आ जाएंगे। और समझ आ रही बात है? अच्छा, वहां पे फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो है ना प्रीमियम लाइफ है, वो वहां पे नहीं बैठा होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट फैक्ट्री में नहीं बैठा होगा। ये है उसकी लाइफ। वो फैक्ट्री में नहीं बैठता, वो कहेगा मैं हेड ऑफिस बैठा। डॉक्टर कितने बैठा है? फैक्ट्री। इंजीनियर कितने बैठा है? फैक्ट्री। अगला हेड ऑफिस। समझ लगी? कहना फैक्ट्री वाला कम मैं क्यों करा, जाओ तुम करो। मैं लाहौर च पढ़ाई की है तो मैं पत्तों की जाके बैठा, मैं तो लाहौर जी बांगा। नहीं बात समझ लगी? फैक्ट्रियां शहरों में नहीं होती, फैक्ट्रियां कहाँ पे होती हैं? दूर दराज इलाकों में होती है। लाहौर से मतलब 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर जाके फैक्ट्रियां। ठीक है जी? मतलब एक है सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट और एक है पाक कायदम इंडस्ट्रियल स्टेट। कायदम इंडस्ट्रियल स्टेट अभी ये ग्रीन टाउन के पास है। ये पहले ये लाहौर से बाहर होता था एरिया, अब लाहौर इतना फैल गया कि वो एरिया बीच में आ गया। तो फिर उसके बाद मजीद फैक्ट्रियां बनाई गई हैं, तो वो रायवंड के पास। तो जो लोग काम करते हैं वो रोजाना यहाँ पे सुबह 7 बजे गाड़ी में बैठते हैं, और वो इतनी दूर 50 किलोमीटर दूर जाते हैं, फिर शाम को 50 किलोमीटर वापस आते हैं। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट वो रायवंड नहीं जाता, रायवंड का सारा डाटा लाहौर आ जाता है। समझ लगी है? बरल। तो बच्चों ये जितने लोग हैं इन सब लोगों की सैलरियां प्रोडक्शन ओवरहेड में शामिल होती हैं। कहाँ में शामिल होती हैं? तो फिर लेबर कौन सी है? लेबर कौन सी है? डायरेक्ट, जो आलू के साथ कनेक्टेड है, जो आलू छील रही है, वो डायरेक्ट लेबर है। सुपरवाइजर ने आलू नहीं छीलना, इंजीनियर ने, डॉक्टर ने, मौलवी साहब ने, इन्होंने से किसी ने नहीं छीलना, ये इनडायरेक्ट लेबर है। और जो आलू की प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो डायरेक्ट लेबर। ये लेबर उसकी बात हो रही है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बच्चों यहाँ पे वही पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन कन्वर्जन कॉस्ट। तुम क्या कहेंगे? कमीशन ऑफ सेलिंग स्टाफ है? नहीं है, लेकिन ये कहाँ होनी चाहिए? यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन कहाँ होनी चाहिए? ये सेलिंग एक्सपेंस में होंगे। सेलिंग एक्सपेंस कहाँ होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरेज इनवर्ड, ये तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। हाँ जी। तो क्या ये ऐड होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। वैसे हम तो कहते हैं ऐड होनी चाहिए, लेकिन ये किस में ऐड होती है? सेलिंग कॉस्ट में, परचेज की कॉस्ट में। यहाँ पे हम परचेज की कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पे ऊपर सवाल में क्या लिखा हुआ है?
कहता परचेज तो हो चुका माल, माल क्या हो चुका है, परचेज हो चुका है, आगे चलो, वो आगे की बात कर रहा है। तो कैरेज इनवर्ड का स्यापा पहले डील हो चुका होगा। नहीं समझ आई भाई, गोदाम में आलू आ चुके हैं, अगली गल करो। तो कैरेज इनवर्ड ऑलरेडी आप इन्वेंट्री कॉस्ट का हिसाब बना चुके हैं, अब अगली बात हो रही है भाई आलू छिलने में। तो कैरेज आउटवर्ड आएगा, ये कहां जाएगा, कैरेज आउटवर्ड एरेज एडमिन एक्सपेंस किन्ने क्या, ये सेलिंग एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है। फैक्ट्री सुपरवाइजर वेजेस ये आएगा, क्योंकि यहां पे बात की हमने ऊपर फैक्ट्री सुपरवाइजर, उसके साथ लिखा भी है फैक्ट्री, कि कहीं आपके दिमाग में हेड ऑफिस का ना आ जाए। हेड ऑफिस की बात नहीं हो रही, हजम शुद्ध और तरीका वारदात समझ आ गया। अच्छा बच्चों बस ये सवाल कर दो फिर छुट्टी। पॉइंट नंबर 3 है, पढ़ो जरा इसको ध्यान से। हाँ सही कह रहा है, ये तेरा तीसरा जुम्मा होना है, मिस कर रहे थे फिर तो तू गया, वही है ना, तीसरा जुम्मा ही है ना, कि वो भी भूल गया है ठीक है तो। हाँ जी, आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट अकाउंट्स साइमा बीबी रिव्यू हर क्लोजिंग इन्वेंट्री, शी डिस्कवर्स दैट सम आइटम्स इंक्लूडेड एट कॉस्ट 2600। अब जरा सोच समझ के जवाब देना। क्या बच्चों अकाउंट्स बन चुके हैं कि नहीं बन चुके, बन चुके हैं। वो एक एंट्री हमने पढ़ी थी अगर आपको याद हो, कि सारा कुछ हो चुका है, अब पता चला ये फड्डा पड़ गया, याद है, तो उसकी एंट्री होती है, पीरियोडिक में भी होती है और परपेचुअल में भी होती है। वो एंट्री अपने सामने रखो शाबाश। वो याद है ना पॉइंट, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब वो कह रही है कि बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू 2600 वो लिख के बैठी हुई है, कितनी लिख के बैठी हुई है, और कॉस्ट ऑफ सेल में भी वो 2600 की इन्वेंट्री की वैल्यू माइनस करके बैठी हुई, बना चुकी है सारा कुछ, बैलेंस शीट बन चुकी है, प्रॉफिट लॉस बन चुका है। हुआ क्या है, वो कहता है अब पता चला है कि वो जो 2600 की वैल्यू है वो कितने की सेल होगी, 2550 की सेल होगी, लेकिन 2550 जेब में नहीं आएंगे, 2550 सीधे जेब में नहीं आएंगे, क्या होगा, तो फिर जेब में कितने आएंगे, 2485 आएंगे। क्या ये बात समझ आ गई सबको, तो इसका मतलब है बच्चों बैलेंस शीट में भी आपकी इन्वेंट्री की जगह क्या लिखना है, और कॉस्ट ऑफ सेल में भी इन्वेंट्री की जगह क्या लिखना है, 2485। वट इफेक्ट विल एनी रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट हैव ऑन साइमास प्रॉफिट। अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों। कॉस्ट ऑफ सेल में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अब क्या लिखेंगे, 2600 काट के हमने क्या लिख दिया, 2485। इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल के बारे में पहले बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल के बारे में, कॉस्ट ऑफ सेल सोच लो, सोच तसल्ली से, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिलना अगर जल्दी नहीं जवाब देगा, तसल्ली सोचो। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं, सोच लो, क्लोजिंग स्टॉक कहां से कहां लेके जा रहे हैं, 2600 से 2485 पे लेके जा रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, ओके, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने से ग्रॉस प्रॉफिट का, वो मैंने आपको सारे तीर बना के दिखाए, अल्हम्दुलिल्लाह तुम नोट भी किए थे, तो फिर भी याद नहीं आ रहे। उस दिन कितने साल लग रहे थे, आज अप्लाई करने पे आ गए तो मौत आ गई, समझ लगी है। अकाउंटिंग पढ़ते वक्त बड़ी आसान लगती है,
लेकिन अप्लाई करते वक्त तो बार बार चीजों को रिवाइज करोगे तो बच्चों चीजें दिमाग में बैठेंगी। हाँ भाई, कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और प्रॉफिट कम हो जाएगा। कितने से, 115 से। 115 कैसे आया, जितना इनमें फर्क है, कितना फर्क है, 115 का फर्क। तो प्रॉफिट डिक्रीज बाय 115। और सवाल सबको समझ आया? इस तरह के सवाल बच्चों आपने ट्राई करने, कर लोगे? चलो शाबाश, आज घर जाके